फेन शहर के ऊंचे भव्य द्वार और आसपास का वातावरण दबाव और गंभीरता से भरा हुआ। दो सफेद बालों वाले बूढ़े पहरे पर खड़े हैं। काले लबादे में एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आता है। गोद में एक गुलाबी गालों वाला 7 साल का बच्चा। वह थोड़ा झुकता है, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। काले लबादे वाला व्यक्ति गहरे स्वर में, जूनियर शिजोऊ क्षेत्र से आए हैं। दुश्मनों ने पीछा किया, मारने की कोशिश की और बेल छोड़कर भागना पड़ा। कृपया हमारी मदद करें। दोनों बूढ़े अपनी भेदती निगाहों से उसे देखते हैं। उनमें से एक अपनी भौहें चढ़ाकर बोलता है, आवाज में हल्की तिरस्कार की झलक। दुश्मनों का शिकार शीजू की ताकत के साथ, और तुम्हारे पास बस एक छोटी सी गुड़िया बचाने की ताकत है? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम भाग रहे हो। दूसरा बूढ़ा हल्के से सिर हिलाता है, उसकी आंखों में मजाकिया चमक। चलो जाओ, ऐसे कमजोर लोग यहाँ कुछ खास उथल पुथल मचा नहीं सकते। काले लबादे वाला आदमी तेजी से सिर झुकाता है, उसकी आवाज में राहत और आभार छलकता है। धन्यवाद वरिष्ठ। वह जल्दी जल्दी बच्चा गोद में लेकर शहर की ओर बढ़ता है। उसका हर कदम सतर्क और जल्दी में है, मानो वह किसी अनहोनी से भाग रहा हो। जैसे ही वह दूर जाता है, दोनों बूढ़े हल्के से हंसते हैं और फिर अपनी निगरानी में जुट जाते हैं। चारों ओर का वातावरण गहन और डरावना बना रहता है। दोनों ने पिता और पुत्र को गहराई से देखा, लेकिन फिर वे एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। तिरस्कार उनके हर शब्द में छलक, आह, ये कमजोर है और इसका जीवन बस एक बची हुई सांस तक सीमित। दूसरा बोला, कैसे चींटियों जैसे लोग झोंकझों की ओर भाग रहे हैं। शायद जीजो में मर जाना ज्यादा बेहतर होता। हा हा हा। दोनों एक दूसरे को देखकर और जोर से हंसे। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वे वापस अपने कर्तव्यों में व्यस्त हो गए और आने वाले लोगों से पूछताछ करने लगे। लेकिन अचानक एक ठंडी सिहरन भरी हवा ने उनकी पीठ छू ली। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य खतरे ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई भयानक शिकारी खड़ा है। वे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा तो कुछ भी नहीं था। भीड़ बस शोर मचाते हुए आगे बढ़ रही थी। तुमने महसूस किया? एक ने धीरे से पूछा। हाँ, दूसरे ने उत्तर दिया, जैसे किसी जहरीले सांप की नजरें हमारी रूह को चीर रही हों। तुमने भी ऐसा ही महसूस किया? बिल्कुल, दोनों ने सिर हिलाया। उनकी भौहें सिकुड़ गईं, परंतु कुछ सोचने के बाद उनमें से एक ने जोर का ठहाका लगाया। शायद यह हमारा भ्रम था। आखिरकार ऐसा डर सिर्फ 1 महीने पहले भी हुआ था। तुम्हें याद है, ओरिएंटल के उस आदमी ने गुस्से में सैकड़ों पिघलने वाली आत्माओं को खत्म कर दिया था। अब तक डर लगता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन के उजाले में ऐसे लोग हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। शायद कमजोर होना कभी कभी अच्छा होता है। दोनों ने जबरदस्ती हंसते हुए काम पर ध्यान लगाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन शहर के एक अंधेरे कोने में काले लबादे के नीचे एक शांत मगर भयावह शख्स खड़ा था। उसकी छाया में एक बच्चा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। पिताजी, बच्चे ने फुसफुसाकर कहा, उन दो बुड्ढों ने आपकी और मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं उनके सिर फोड़कर गेंद बना देता। काले लबादे के पीछे से एक धीमी मगर गहरी आवाज आई, लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम यहां से कभी नहीं बच पाते। जुओ फैन ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। याद रखो, ये छोंगजोऊ है, ये जगह खतरनाक है और यहाँ का मालिक, उससे टकराना मौत को बुलाने जैसा होगा। लेकिन हमारे पास लोंगजू का दिया हुआ लोंग जिदान है। अगर वो सामने आया तो उसे सीधे जला दें। जुओ फैन ने उसकी नादानी पर सिर हिलाया और उसकी मासूमियत पर एक हल्की मुस्कान छोड़ी। तुम अभी नहीं समझोगे छोटे, जीतने के लिए ताकत ही काफी नहीं होती, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जुओ फैन ने हल्की सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हमारे पास बस 2 ड्रैगन की आराम की गोलियां बची हैं, लेकिन ये आखिरी उपाय हैं। मैं इसे इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहता। अब चाहे इसे कहीं भी फेंका जाए, ये खजाने की तरह हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कहते हुए जुओ फैन की आंखें एकदम सख्त हो गईं। उसके चेहरे पर अनोखी दृढ़ता झलकने लगी। मनुष्यों को इतना मजबूत होना चाहिए कि वे सबसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकें। बाहरी ताकतों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना मेरे अभ्यास को बर्बाद कर देगा।
और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गुसेंटोग ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तो क्या आप पिछले 2 सालों से सिर्फ इस बात पर मेहनत कर रहे हैं कि पीछे हटने का असली नुस्खा क्या है? उसके स्वर में बेचैनी साफ छलक रही थी। जुओ फैन हल्का सा हंसे। उसकी आंखें शांत और गहरी थीं, जैसे किसी झील का ठहराव। उसने धीरे से कहा, असली नुस्खा अपने मन को साधने में है। खुद को कमजोर दिखाना या बाघ और सुअर बनना केवल दिखावा है। असली तथ्य यह है कि हमें खुद को सच्चाई पर लौटने देना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अगर मैंने पिछले 2 सालों में इस कौशल का अभ्यास नहीं किया होता तो शायद अब तक मेरी मनस्थिति टूट चुकी होती। वह रुका और गहरी सांस लेते हुए आगे बोला, अगर मैं इस शांत रहस्य को नहीं सीखता तो मैं अब तक अंधकार में गिर चुका होता, पर मैंने खुद को बचा लिया। यही वजह है कि अब मैं 5 गुना गुणों की बाधा को पार कर सकता हूँ। यह सब मेरे गुरु युआन लाओ के सिखाए सत्य के गुणों का फल है। गु सेंटोंग, जो अब तक सुन रहा था, गहरी सोच में पड़ गया। उसने अनजाने में आह भरी। उसे एहसास हुआ कि जुओ फैन अपने अतीत के अनुभवों से कितना कुछ सीख चुका है। लेकिन फिर उसने अपने गले में लटकते हुए सुनहरे ताले की ओर इशारा किया और कहा, और यह क्या है? यह ताला मेरे गले में क्यों पहनाया है? क्या आप सोचते हैं कि मरने से डर लगता है? यह तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत है। जुओ फैन ने हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने उसके गुलाबी गालों को हल्के से दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, उह, तुम अभी बच्चे नहीं हो। पिताजी, मैं 300 से ज्यादा का हूं, गुसेंटोग ने झुंझलाते हुए कहा। लेकिन आप मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, और इस ताले की वजह से मेरी शक्ति पूरी तरह छिप जाती है। अब सबको लगता है कि मैं सच में 7 साल का हूं। रास्ते में हर कोई मेरे गाल खींचने और छूने की कोशिश करता है। अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं सच में उनका गला घोंट देता। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना सीखना होगा। अगर तुम्हारी ताकत इतनी प्रभावशाली है और तुम झोंगजोउ के क्षेत्र में पहुंचते हो तो वे तुम्हें जिंदा खजाना समझकर पकड़ लेंगे। फिर हमारे मामलों का क्या होगा? गुसेंटोग ने हल्का सा सिर झुकाया। ठीक है पिताजी, पर क्या आप इस ताले का कोई कम शर्मनाक संस्करण नहीं बना सकते थे? इतना बड़ा सोने का ताला मेरे गले में लटका हुआ है। यह तो बहुत ही अजीब लगता है। जुओ फैन उसकी बात पर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, प्यारा दिखने में कोई बुराई नहीं है। जुओ फैन ने गुसेंटोंग की शिकायत को बीच में ही रोक दिया और हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारा चेहरा देखो, कितना मासूम लगता है ना? इस दीर्घायु ताले के साथ तुम बस एक नन्ही सी हानिरहित परी की तरह दिखते हो। लेकिन कौन सोच सकता है कि इस परी के चेहरे के पीछे एक भयंकर जानवर छुपा हुआ है? यह सबसे बेहतरीन हथियार है जिसे दुश्मन को पूरी तरह से गुमराह किया जा सकता है। सोचो जरा, जब हम किसी अजेय प्रतिद्वंद्वी से टकराते हैं और वो तुम्हें एक मासूम बच्चे की तरह नजरअंदाज कर देता है, फिर अचानक तुम्हारी एक मुट्ठी पड़ती है और उसकी हड्डियां चटक जाती हैं। क्या ही अद्भुत दृश्य होगा, है ना? गुसेंटोंग ने थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखा। फिर लंबे समय तक सोचने के बाद उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, यह बात तो समझ में आती है। आप वाकई एक पिता कहलाने के योग्य हैं। आपकी सोच और प्लानिंग का कोई जवाब नहीं। लेकिन उसकी बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने पूछा, तो पिताजी, हम उस आदमी से कब लड़ेंगे? जुओ फैन की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने गंभीरता से कहा, आशा करता हूं कि हमें कभी उससे लड़ना न पड़े। उसकी पलकें हल्की फड़कीं। वह रुक गया और शहर के सबसे केंद्रीय स्थान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता झलक रही थी। डोंगजोउ के मूल स्वामी, अब जोंगजोउ के शांगुआन फेहन के 9 तलवार राजाओं में से एक। यह सबसे अच्छा होगा कि इस बार उससे बचा जा सके। लेकिन अगर... वह अचानक रुक गया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और उसकी आंखें गहराई में खो गई। उसकी गंभीरता और बढ़ गई। जुओ फैन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, माथे पर लकीरें पड़ गई और धीरे धीरे बुदबुदाया। लॉन्ग जू द्वारा दिए गए मोटे नक्शे के अनुसार तियांडी फेंगसू में से एक यहाँ के पास होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, ये जगह शांगुआन फेयन की हवेली के भीतर है। कौन मजबूत है इस नियम के तहत, इसका वही होना लगभग तय है। पर उस हवेली में चुपचाप घुसकर इसे खोजना, ये तो सच में भगवान को चुनौती देने जैसा होगा। अपनी सोच में गहरे डूबे जुओ फैन ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। गुसेंटोंग ने यह देखा तो चिंतित होकर बोला,
तो फिर हम क्या करें पिताजी? आपने कहा था कि वहां बादलों जैसे शक्तिशाली लोग हैं। भले ही हम दोनों साथ हो, हम अपनी जान नहीं बचा सकते। अगर हमें उन सबको एक ही वार में नष्ट करना है, तो क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? जुओ फैन की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसने गंभीर स्वर में कहा, लॉन्ग जिदान, आखिरी उपाय है। इससे भी कम में मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने अपनी ठोड़ी छूते हुए सोचा। छोटे तीसरे बेटे, तुमने देखा होगा शहर के गेट पर पहरा बहुत सख्त है। वो दोनों बूढ़े लोग भी असामान्य रूप से सतर्क थे। हमने जोंगजो के कई शहरों का दौरा किया है, लेकिन ऐसा कड़ा पहरा पहले कहीं नहीं देखा। गुसेंटोंग ने भौहें चढ़ाईं। शायद इसलिए क्योंकि ये फेयुन शहर है 9 डोमेन में से एक की राजधानी। जुओ फैन ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जोंगजो हमेशा से शक्तिशाली और घमंडी रहा है। वो किसी भी खतरे से डरते नहीं। उनके लिए जानकारी लीक होना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने पर कब्जा कर सकते हैं। पर यहां ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गंभीर हुआ है। इतना गंभीर कि खुद शांगुआन फेयन भी घबराए हुए हैं। गुसेंटोंग ने आ भरते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि महल के अंदर भी हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। जुओ फैन मुस्कुराया और धीरे से बोला, आशीर्वाद संकट से जुड़ा होता है और संकट में अक्सर आशीर्वाद छिपा होता है। शांगुआन फेन का घबराना यह साबित करता है कि उसे किसी ने धमकी दी है। मुझे नहीं पता कि यह ताकत कहां से आई है, लेकिन यह साफ है कि दोनों के बीच कोई संघर्ष जरूर होगा। और जब दो ताकतें लड़ रही होती हैं, तब मछुआरा हमेशा लाभ में रहता है। गुसेंटोंग ने आंखें चमकाते हुए हंसकर कहा, वाह, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। पिताजी वाकई बहुत तेज हैं, हा हा हा। तो अब क्या करें? चुओ फैन के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। अब? उसने गंभीरता से कहा, रहने की एक जगह ढूंढते हैं और हालात का इंतजार करते हैं। हमें यहां कुछ वक्त गुजारना होगा। हा हा हा। उसने अपनी बागे की आस्तीन छटकी और सबसे समृद्ध बाजार की ओर बढ़ गया। गुसेंटोंग उसकी हरकतें देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सवालिया भाव उभर आया। 3 घंटे बाद जुओ फैन और गुसेंटोंग एक सुनसान बड़ी हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजा बंद था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। उनके बगल में एक अजीबोगरीब बड़ा आदमी खड़ा था, जिसकी मजबूत सांस 6 गुना देवताओं की शक्ति का संकेत दे रही थी। बड़े आदमी ने बेपरवाही से कहा, यह घर, मेहमान, फेयुन शहर के सबसे अच्छे घरों में से एक है। लेकिन क्या करें, आत्मा पत्थरों की जरूरत ने मुझे इसे बेचने पर मजबूर कर दिया है। गुसेंटोंग ने उसकी ओर घूरा, लेकिन फिर अपनी आंखें घुमा ली। वह बड़बड़ाया, कमाल है, एक देवताओं की शक्ति का आदमी और यहां बाजार में घर बेच रहा है। जोंगजोऊ के हालात सच में कुछ और ही हैं। शायद किसी दिन हमें जुआन मास्टर को सड़क पर झाड़ू लगाते या शौचालय साफ करते हुए देखना पड़े। जुओ फैन ने एक नजर हवेली पर डाली और थोड़ी देर सोचने के बाद उस आदमी की ओर मुड़ते हुए कहा, कीमत बोलो। बड़े आदमी ने तुरंत जवाब दिया, एट्सरिद्ध आत्मा पत्थर। क्या ये ठीक है? जुओ फैन ने व्यंगी से हंसते हुए कहा, एट्सरडैर, क्या मजाक कर रहे हो? जीजोऊ में सम्राट का घर भी दैथान आत्मा पत्थरों से ज्यादा नहीं है। आखिरकार घर तो बस रहने की जगह है और आत्मा पत्थर साधक की असली जड़ हैं। तुम सच में सोचते हो कोई आत्मा पत्थरों के बदले घर खरीदेगा? बड़े आदमी ने तिरस्कार भरी नजर से जुओ फैन को देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम इसे जीजोऊ जैसा समझ रहे हो, लेकिन ये जोंगजोऊ है। यहां अगर तुम्हारे पास सार्वभौमिक क्षमता नहीं है, तो तुम किसी काम के नहीं। देखो मुझे, चिजोऊ में मैं वांगसन के रईसों और जमींदारों का सम्मान पाता था, लेकिन यहाँ मैं एक मामूली फेरीवाला बनकर घर बेच रहा हूँ। गुसेंटोंग ने हैरानी से कहा, तो फिर तुम जोंगजोऊ क्यों आए? क्या मुर्गे का सिर बनना बेहतर है बजाय फीनिक्स की पूंछ का मुहावरा नहीं सुना? बड़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और दुख भरे स्वर में कहा, क्योंकि मेरी उम्मीद थी कि मैं अपनी काबिलियत से जोंगजोऊ में कुछ बड़ा कर पाऊंगा। जू फैन ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और पूछा, तुम्हारा गुरु यहां क्यों था? बड़ा आदमी असहाय होकर बोला, मेरा गुरु आत्मा का स्वामी था और फेयन वांगफू में रक्षक था। यहां वह एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। जू फैन ने बीच में टोका, तो फिर अब क्या हुआ? बड़े आदमी की आंखें उदासी से भर गईं। मत पूछो, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, 1 महीने पहले वांगफू में चोरों का एक समूह घुस आया।
किसी तरह एक बच्चा भी उनके साथ था और वे लगभग कामयाब हो गए। मास्टर वांग जियानफेल को जब पता चला तो उन्होंने गुस्से में सैकड़ों गार्ड और आत्मा पिघलाने वाले स्वामियों को मार डाला, जिनमें मेरा गुरु भी शामिल था। गु सेंटोंग ने विस्मित होकर कहा, तो अब तुम? बड़े आदमी ने कंधे उचकाए और हताश स्वर में कहा, मुझे घर बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। बदकिस्मती कभी भी किसी को भी घेर सकती है ना? यूफैन ने मन ही मन सोचा और एक मुस्कान के साथ कहा, शायद इस जगह पर थोड़ी देर ठहरने का वक्त आ गया है। तो अगर तुम्हारा मालिक मर गया है तो तुम उसका घर बेच दोगे? जुओ फैन ने उसकी ओर गहरी नजर डालते हुए कहा। उसकी आवाज में शंका और मखौल का स्पष्ट मेल था। उसने खुद से कहा, तो यही वजह है कि इस शहर में मार्शल लॉ लगा है। किसी ने महल में सेंध लगाई थी, और चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, वह सफल नहीं हुआ होगा। जुओ फैन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन वह अभी भी इंतजार कर रहा है, शायद सुदृढ़ीकरण के लिए। इसीलिए फैन शहर की इतनी सख्ती से जांच हो रही है। जुओ फैन के मस्तिष्क में विचार बिजली की गति से दौड़ रहे थे। अगर खजाना महल में नहीं होता तो शांगवान फेन आंतरिक जांच के बजाय बाहरी खोज पर ध्यान देता, और अगर खजाना अभी भी महल में है तो चोर दोबारा कोशिश जरूर करेंगे, और यही हमारा मौका होगा, कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ने का। इन विचारों के साथ जुओ फैन की आंखों में एक चालाक मुस्कान उभरी, लेकिन तभी बड़ा आदमी असहजता से बोला, यह अतिथि अधिकारी, मुझे गलत मत समझिए, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। ये आर्सहत्जरथाल आत्मा पत्थर मेरी जेब में नहीं है। जुओ फैन ने अपनी ठंडी आंखों से उसे देखा, मानो उसके मन की गहराई को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। आदमी ने लंबी सांस लेते हुए समझाया, देखिए, भले ही मेरा मालिक महल का रक्षक था, मैं बस एक गुलाम था। जब मेरे मालिक की मौत हुई, घर में जितनी भी संपत्ति थी सब लूट ली गई। सिर्फ यह हवेली बची थी, क्योंकि इसे तुरंत हटाया नहीं जा सकता था, और अब मुझे इसे बेचने का काम सौंपा गया है। उसने कड़वाहट से कहा, यह भी तय किया गया है कि जितना पैसा मिलेगा वह कई स्वामियों में बुझ जाएगा। मैं इसे अपना नहीं रख सकता। अगर आप चाहे तो मैं इसे आधे मिलियन आत्मा पत्थरों तक गिरा सकता हूं, लेकिन उससे कम नहीं। और अगर आप सहमत नहीं हैं तो मुझे इसे किसी और को बेचना होगा। जो फैन ने चुपचाप घर की ओर देखा, जैसे वह कुछ और सोच रहा हो। उसकी आंखें स्थिर थीं और भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। बड़ा आदमी उसकी चुप्पी देखकर बेचैन हो गया। क्या यह आदमी सिर्फ दिखावा कर रहा है, या उसके पास सच में इतने आत्मा पत्थर नहीं हैं? लेकिन जल्द ही बड़ा आदमी मुस्कुराया और फुसलाते हुए कहा, अरे मेहमान, आपको एक बात बताना भूल गया। इस घर में और भी खास चीजें हैं। ओह! जुओ फैन ने भौहें उठाई और ठंडे स्वर में पूछा, क्या चीजें? आदमी ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मेरे मालिक ने इस घर में कई गुप्त कमरे बनाए थे। वह शायद उनमें अभ्यास करते थे, कीमिया करते थे, या जादुई उपकरण बनाते थे। जब वह मरे तो ज्यादातर चीजें लूट ली गईं। लेकिन उसने रहस्यमयी अंदाज में रुकते हुए कहा, हो सकता है कुछ ऐसा अब भी बचा हो जिसे किसी ने नहीं छुआ। अगर आपको कोई कीमती चीज मिल जाए तो हो सकता है ये घर 800 आत्मा पत्थरों से ज्यादा कीमती साबित हो जाए। बड़े आदमी ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये सब आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। जुओ फैन के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी। उसने धीरे धीरे कहा, किस्मत? हाँ, शायद किस्मत ही इस खेल का असली मोहरा है। जुओ फैन के होठों पर एक धूर्त मुस्कान उभरी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, धोखा दे रहे हो, है ना? लोग लालच में आकर तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी, मानो वो उस आदमी के मन की हर चालाकी को भांप चुका हो। फिर भी हालात की मजबूरी बरकरार थी। उसने मन ही मन सोचा, यहां प्रतीक्षा करना ही बेहतर होगा, और देखें खेल किस ओर जाता है। उसके होठों पर शरारती वक्रता और गहरी हो गई। वह उस मोटे आदमी की ओर मुड़ा और कहा, जियोंगताई, क्या तुमने अभी अभी पायसर धी नहीं कहा था? बड़े आदमी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोई उपहार है ना? उसने हकलाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में झिझक साफ छलक रही थी। अगर तुम्हें कोई बेहतर प्रस्ताव मिल जाए तो जरूर ले लेना। जुओ फैन ने अपनी आवाज में तंज भरते हुए कहा, साथ ही एक चंचल मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल रही थी। उसने कहा, नहीं तो आधा मिलियन ही सही।
आखिरकार तुम्ही ने कहा कि 1 महीने पहले सैकड़ों मास्टर मारे गए थे और अचानक ये घर बिक्री के लिए आ गया। लगता है मामला काफी संदिग्ध है ना? उसके ये शब्द सुनकर बड़े आदमी का शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों में हल्की घबराहट छलकने लगी। उसने सब कुछ उगल दिया था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। गहरी अनिच्छा के साथ उसने स्थिति से बचने की कोशिश करते हुए सौदे के लिए हामी भर दी। कुछ ही देर बाद विलेक और आत्मा पत्थरों का आदान प्रदान हो गया। जुओ फैन ने बड़े संतोष के साथ उस घर पर अपना दावा ठोका, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक अप्रत्याशित अतिथि पहले ही इस घर में कदम रख चुका था। गु सैंटोंग एक छोटे भोले बच्चे की तरह उस चौड़े आंगन में दौड़ता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, चेहरा पूरी तरह से उत्साह से लाल हो गया था। थोड़ी ही देर बाद वह कभी घर की बीम पर चढ़ता तो कभी तालाब की ओर भाग जाता। हर कोना, हर छिपी जगह खंगाल रहा था, जैसे आदमी ने जिस बच्चे का जिक्र किया था वो वहीं कहीं छुपा हो। जुओ फैन उसकी इस हरकत को देखता रहा और अंततः हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, छोटा तीसरा बेटा, आदमी ने कहा था कि इस घर में कुछ उपहार है, पर भला बच्चा कहाँ से आ जाएगा? और यहाँ जो लोग पहले से ढूंढ रहे हैं, क्या सच में हमें कुछ मिलेगा? गु सेंटोंग पलटते हुए जोश से चिल्लाया, जरूर मिलेगा पिताजी। अब भी ऊपर नीचे उछलते हुए उसने लगभग उत्साह से दमकते हुए कहा, हो सकता है वो लोग मूर्ख हों, उन्होंने नहीं पाया तो क्या हुआ? पर पिताजी, आपकी चतुराई और मेरी नाक का कोई मुकाबला नहीं। मैं तो गुप्त कमरा खोज कर ही रहूंगा। ये सुनकर जुओ फैन ने सिर हिलाया, हल्की हंसी दबाते हुए कहा, तुम्हारी नाक? छोटे तीसरे बेटे, तुमसे ज्यादा कीमती चीज तो मेरी अंगूठी में है। तुम और क्या ढूंढोगे? लेकिन गुसेंटोंग बिना कुछ कहे सिर्फ उसे गहरी नजरों से देखता रहा। इसके बाद वह फिर से आंगन के हर कोने को छानने में जुट गया। जुओ फैन चुपचाप उसे देखता रहा। वह हैरान था, पर कुछ ही देर में समझ गया। अंततः गुसेंटोंग अब भी तो एक मासूम बच्चा ही था। उसे परवाह नहीं थी कि वह क्या खोज रहा है, बस खोजने की प्रक्रिया से प्यार था। जियो सांजी, अचानक जुओ फैन ने गहरी आवाज में पुकारा। गुसेंटोंग ने चमकते हुए पलटकर देखा। इसे ढूंढो और जब मिल जाए तो मुझे भी दिखाना। मैं देखना चाहता हूं आखिर ये बच्चा किस तरह का है। गुसेंटोंग के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। ठीक है पिताजी, मैं जरूर ढूंढ लूंगा। ये कहकर वह लाल परछाई की तरह एक बार फिर गायब हो गया। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए उसे जाते देखा। उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी, पिताजी, मैंने इसे ढूंढ लिया। गुसेंटोंग की तेज आवाज हवा में गूंजी। वाकई यहाँ एक बच्चा है। जुओ फैन स्तब्ध रह गया। क्या कहा? बच्चा? हाँ पिताजी, और यह बच्चा तो आपके पास नहीं था। गुसेंटोंग की आवाज उत्साह और विजयी भावनाओं से गूंज रही थी। जुओ फैन ने अपनी आंखों को संकुचित करते हुए चारों ओर की जगह का निरीक्षण किया। ये किराने का कमरा? यहां तो खजाने जैसी कोई चीज छिपी लग रही है। सिर्फ ये मूल मालिक का अजीब शौक है या कुछ और? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए फूस के घर के दरवाजे को खोला। छोटी सांजी, तुम्हें कौन सी चीज मिली? वह हल्के से मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, वह ठहर गया। कमरे में जमीन पर एक खूबसूरत जवान लड़की पड़ी थी। उसकी त्वचा चांदनी जैसी सफेद, आंखें बंद, चेहरा चोटों से पीला। उसके पास बैठा जियाओ संजी उत्साह में चीखा, पापा, बच्ची, औरत, हे। जुओ फैन का चेहरा अजीब हो गया। गाल पर हाथ रखते हुए उसने गुस्से में कहा, अरे ये सब क्या बकवास है? किस उम्र में बच्चों की तरह औरतों पर ध्यान देने लगे? जियाओ संजी ने शरारत भरे अंदाज में अपनी छोटी गर्दन अकड़ते हुए जवाब दिया, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं 300 साल से ज्यादा पुराना हूं। जुओ फैन ने गहरी सांस ली। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने गंभीरता से कहा, छोटे सांजी, तुम 300 साल के हो, पर यह औरत तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये तो साफ दिखता है। जियाओ संजी ने अपने भोलेपन और तर्क के साथ कहा, पापा, जब मैंने इसे देखा तो ये एकदम कमजोर लग रही थी। मुझे लगा कि ये वही डबल रिपेयर फर्नेस ट्राइपॉड होगी जिसे अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे बच्चा कहना गलत कैसे हुआ? जुओ फैन ने गुस्से में इसे बच्चा कह दिया क्योंकि ये ट्राइपॉड है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती, बदमाश? जियाओ संजी ने मुंह फुलाते हुए बड़बड़ाया, लेकिन ये तो सच है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जुओ फैन ने महिला की कलाई को पकड़ते ही हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ हाँ,
छोटी सांजी, तुमने फिर से गलत अनुमान लगाया। ये लड़की बिल्कुल भी भट्टी जैसी चीज नहीं है। गुसेंटोग ने चौंकते हुए कहा, क्या मैंने गलत अनुमान लगाया? वह असमंजस में महिला की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी। जुओफैन ने सिर हिलाते हुए गंभीरता से समझाया, सोचो, अगर ये मूल मालिक की भट्टी होती तो इसे ऐसे छोड़ा नहीं जाता। और वैसे भी वह गंभीर रूप से घायल है, कम से कम 1 महीने से। फिर जैसे ही जुओफैन कुछ सोचने लगा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह अचानक बोल पड़ा, 1 महीने से ज्यादा? हाँ। फिर उसने लड़की को उठाया और ठंडे स्वर में कहा, छोटे सांजी, जाओ, मेरे लिए एक साफ कमरा तैयार करो, मुझे इसका इलाज करना है। गुसेंटोग ने उसे घूरते हुए हंसते हुए कहा, ओह पिताजी, तो अब आप इलाज के बहाने, ठीक है, मैं मां को बता दूंगा। जुओफैन ठिठक गया। उसके चेहरे पर गुस्से और शर्म का मिश्रण था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो छोटा बदमाश? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम भूल गए हो कि 1 महीने पहले फेयुन शहर में क्या हुआ था? गुसेंटोग सोच में पड़ गया और फिर अचानक चिल्लाया, फेयुन राजा की हवेली पर चोरी हुई थी। जुओफैन की आंखों में गहराई थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। और 10 में से 9 बार इस लड़की का उस घटना से सीधा संबंध है। उसे बचाकर हम बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब कमरे की सफाई करो। गुसेंटोग ने जल्दी सिर हिलाया, ओह, और तेजी से भाग गया। कमरे में युवफैन ने लड़की को बिस्तर पर लिटाया। उसने अपनी उंगलियां उसके माथे पर रखीं और एक गहरी आवाज में कहा, हुई तियानलोंग यिन। नीली रोशनी की गूंज कमरे में भर गई। महिला के शरीर की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगीं, लेकिन उसकी सांसें अभी भी धीमी थीं, जैसे वह किसी भी पल दम तोड़ सकती थी। गुसेंटोंग ने अविश्वास में कहा, पिताजी, ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये वही लॉन्ग यिन है जिससे हमने हुआंगपू को चौंका दिया था। जुओ फैन ने धीरे धीरे सिर झुकाया। उसकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, इस बार स्थिति कुछ और है। जुओ फैन ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमने पहले भगवान के दायरे में लड़ाई की थी और वहां शरीर की चोटें प्राथमिक थीं। इस बार मामला अलग है। तियानलोंग यिन यहाँ असरदार नहीं है, क्योंकि समस्या शरीर में नहीं, आत्मा में है। गुसेंटोंग ने उत्सुकता से पूछा, आत्मा में? इसका मतलब क्या है पिताजी? जुओ फैन ने गंभीर स्वर में समझाया, यह लड़की आत्मा की 8वीं मास्टर है। उसकी मुख्य चोट उसकी आत्मा की गहराई में है और आंतरिक अंगों पर यह चोट आत्मा के आघात का परिणाम है। अगर आत्मा की तबाही ठीक नहीं हुई तो वह सिर्फ एक सांस के सहारे जीवित रहेगी। अगला कदम उसकी आत्मा की मरम्मत करना होगा। गुसेंटोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि केवल आत्मा के उपचार से ही उसकी जान बचाई जा सकती है? जुओ फैन ने एक दृढ़ निर्णय लेते हुए कहा, बिल्कुल। उसने एक पल रुककर गहराई से सोचा और फिर आदेश दिया, जियाओ सांजी, तुम यहाँ उसकी देखभाल करो। मुझे 11वें स्तर की अमृत गोली तैयार करने के लिए 3 दिनों के लिए ध्यान लगाना होगा। मुझे इन 3 दिनों में कोई खलल नहीं चाहिए। गुसेंटोंग ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, पिताजी, क्या हमारे पास पहले से मौजूद रामबाण इलाज काफी नहीं है? जुओफैन रुक गया। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादों का प्रतिबिंब झलकने लगा। उसने धीरे से कहा, नहीं, पर्याप्त नहीं। उसकी चोटें सामान्य नहीं हैं, ये आत्मा की तबाही से अलग कुछ है। उसने गहरी नजरों से लड़की की ओर देखा और अपनी हथेली पर बने उस गहरे निशान की ओर ध्यान दिया। अपनी हथेली को घूरते हुए उसने बुदबुदाया, यह वैसा ही है जैसा उस दिन ऑप्टिमस तलवार से हुआ था। अजीब तरह की ऊर्जा है जो संघनित होती है, फैलती नहीं। हल्की हो तो ठीक, लेकिन अगर गंभीर हो तो इसे ठीक करने के लिए विशेष दवा चाहिए। कुछ पल चुप्पी में बीते। फिर जुओ फैन ने गहरी सांस लेते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाया। पीछे मुड़ते हुए उसने गंभीरता से कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। गुसेंटोंग ने अपने पिता की गंभीरता और दृढ़ता को देखते हुए धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने खुद से कहा, पिताजी हमेशा कुछ बड़ा सोचते हैं। शायद इस बार भी उनके पास कोई गहरी योजना है। अंधेरे और भारी कमरे में 1 मीटर परिधि वाली काली कांसी की भट्टी से हिंसक लपटें भड़क रही थीं। गर्म हवा का तीव्र झोंका चारों ओर फैल रहा था। आग की लालिमा ने कमरे की दीवारों पर एक डरावनी चमक छोड़ दी थी। उस तीव्र रोशनी के बीच एक काली आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई।
वह आकृति थी जुओफेन की। वह शांत था, अपने हाथों में किसी जटिल चाल का संकेत लिए भट्टी के सामने बैठा हुआ। उसकी बंद आंखें और स्थिर मुद्रा उसे गहरी ध्यानावस्था में दिखा रही थीं। तभी एक अदृश्य ऊर्जा की लहर पूरे कमरे में गूंजी। भट्टी की छत अचानक तेज आवाज के साथ उड़ गई। एक गहरे सुनहरे रंग की गोली जैसी चमक अंगूठे के आकार की भट्टी से बाहर निकलकर आकाश की ओर भागी। जुओफेन की आंखें खुलीं और वह तेजी से खड़ा हुआ। उसने हाथों से एक जटिल संकेत किया और तेज आवाज में कहा, रुक जाओ। गोली अचानक रुक गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। जुओफेन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभरी। उसने अपनी छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और गोली को अपनी ओर खींच लिया। वह गोली किसी कैदी की तरह झटके से बोतल के अंदर समा गई। आखिरकार उसने संतोष भरी सांस लेते हुए कहा, 3 दिन की मेहनत सफल हुई। कमरे से बाहर निकलते ही उसकी आंखें तेज धूप से चौंधिया गईं। उसने ताजी हवा को गहराई से महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, 3 दिन की कैद के बाद बाहर की दुनिया कितनी सुंदर लगती है। सूरज की गर्माहट महसूस करते हुए वह पिछवाड़े की ओर बढ़ गया। अंदर एक कमरे में प्राचीन 3 लिंग उबाऊ ढंग से मेज पर बैठा था। पास के बिस्तर पर एक खूबसूरत लड़की शांत और अचेत अवस्था में लेटी थी। जुओफेन मुस्कुराया और पूछा, छोटे तीसरे, यह लड़की कैसी है? सब ठीक तो है, 3 लिंक ने गहरी सांस लेकर कहा। डैड, आप अंततः बाहर आ गए। अगर आप और देर करते तो मैं इस जीवित मृत लड़की के पास बैठे बैठे पागल हो जाता। जुओफेन हंसा, तुम्हारे जैसे कितने लोग इस नजारे के लिए तरसते होंगे। इतनी सुंदरता की रक्षा करना कोई आसान काम नहीं है। 3 लिंक ने व्यंग्य से कहा, हाँ हाँ, जैसे आपने कहा, मुझे भी इसका मजा लेना चाहिए, है ना? उसने अपने पतले शरीर को दिखाते हुए नाटकीयता से कहा, ऐसी हालत में तो मैं खुद ही मदद के लायक नहीं रहा। जुओफेन ने हंसते हुए कहा, बस अब मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जुओफेन का चेहरा हल्का सा जुर्रीदार हो गया। उसकी आंखें बेबस होकर ऊपर की ओर घूम गईं। एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए उसने गुसेंटों के माथे पर हल्के से थपकी दी। बदबूदार लड़के, अभी समझ नहीं आएगा। जब बड़े हो जाओगे और पवित्र जानवर की असली ताकत देखोगे, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। तब तक सब्र रखना सीखो। गुसेंटोंग ने अपनी बाहें क्रॉस की और ठुड्डी को हथेली पर टिकाते हुए छल्लाहट से सिर झुका लिया, लेकिन उसकी निगाहें जुओफेन पर टिकी रहीं, मानो जवाब के लिए इंतजार कर रही हों। इस बीच जुओफेन महिला की ओर बढ़ा, जो बिस्तर पर गहरी नींद में पड़ी थी। उसने उसकी नब्ज टटोली और कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। आखिरकार उसने सिर हिलाते हुए राहत की सांस ली। हालत ज्यादा नहीं बिगड़ी है, अभी भी बचने की उम्मीद है। ये कहते हुए उसने अपने लबादे से एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। उसमें से अभी अभी तैयार हुई एक गर्म गोली उसकी हथेली में लुढ़क गई। उसने सावधानीपूर्वक महिला के होठों को अलग किया और गोली अंदर डाल दी। गोली घुलते ही महिला के शरीर में एक गर्माहट की लहर दौड़ गई। उसका शरीर झटके से हिला, चेहरा हल्का सा सिकुड़ा, जैसे वह जागने वाली हो। लेकिन अगले ही पल वह फिर से शांत हो गई और गहरी नींद में चली गई। गुसैन का सब्र टूट गया। उसने पैर पटकते हुए कहा, पिताजी, वह क्यों नहीं जागी? आपकी ये कमाल की दवा सच में काम भी करती है या नहीं? उसकी आवाज में संदेह और झलाहट दोनों थे। जुओफेन ने एक भौं उठाई और महिला की नब्ज को फिर से जांचा। उसकी आंखों में एक भरोसेमंद चमक थी। बदबूदार लड़के, ये कोई साधारण दवा नहीं है। ये 11वीं श्रेणी की आत्मा की गोली है, पवित्र आत्मा की गोली। इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। 2-3 दिन और रुक जाओ, वह खुद जाग जाएगी। और हाँ, जब वह जागे तो ध्यान रखना, उसे भागने मत देना। अगर वह भाग गई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये कहते हुए जुओफेन संतुष्ट होकर खड़ा हुआ, अपना लबादा झाड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा। अब अगर तुम मुझे माफ करो। रुको 1 मिनट, कुसेंटों की तेज आवाज ने उसे ठिठका दिया। लड़का कूदकर उसके सामने आ गया। उसकी आंखें संकुचित थीं और चेहरा अविश्वास से भरा हुआ। पिताजी, आप हमेशा मुझे यहाँ बिठा देते हो, पर आप आखिर कर क्या रहे हो? मुझे लगता है आप बस मस्ती करने जा रहे हो। जुओफेन झेम गया। उसकी मुस्कान जबरदस्ती की लगने लगी। ओह, देखो, मैं उसके लिए और दवा तैयार करने जा रहा हूँ। उसे ताकत वापस लाने के लिए एक टॉनिक की जरूरत होगी। हाँ, यही बात है। उसने असहज हंसी के साथ जल्दी से बात खत्म करने की कोशिश की और दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन गुसेंटोंग इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था।
उसने आंखें सिकोड़ते हुए कड़क आवाज में कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो पिताजी। आपने खुद कहा था कि सामान्य दवाएं उस पर काम नहीं करेंगी, तो ये टॉनिक का क्या बहाना बना रहे हो? और वैसे भी हमारे पास पहले से ही ढेर सारी गोलियां हैं। मुझे 3 साल का बच्चा समझ रखा है क्या? चूहो फैन की जुबान लड़खड़ा गई। वह एक नया बहाना सोचने की कोशिश में इधर उधर देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, गु सेंटोंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और जोर से कहा, अब और कोई बहाना नहीं। अब तुम यहां रहकर उसकी देखभाल करो। मैं बाहर जाकर खेल रहा हूं। उसकी बात खत्म होते ही गु सेंटोंग हवा में गायब हो गया। उसकी शरारती हंसी कमरे में गूंज उठी। अरे रुको, गु सेंटोंग! चूहो फैन ने चिल्लाया। उसका गुस्सा साफ छलक रहा था। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़का जा चुका था। हार मानते हुए चूहो फैन कुर्सी पर गिर पड़ा और खुद से बुदबुदाने लगा, ये छोटा बदमाश, एक दिन इसे मैं सबक सिखाऊंगा। चूहो फैन गुस्से में फुफकारते हुए कमरे के बीचों बीच रुक गया। उसकी आवाज तेज और चिल्लाहट से भरी हुई थी। वह छोटा बदमाश कहाँ भाग गया? हवा एक तरफ बहती है और फूफ वह गायब हो जाता है। लोग के पिता और बेटे एक साथ रहते हैं, साथ जीते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन देखो यहाँ, कुछ ही दिन हुए हैं और वह क्या करता है? उठ जाता है और मुझे यहाँ इस हाल में छोड़ देता है। 3 दिन, पूरे 3 दिन, और एक भी शब्द नहीं। हम्फ, वह बेऔलाद बदमाश। वह कमरे में तेजी से चक्कर लगाने लगा। उसकी झुंझलाहट उसके हर कदम में छलक रही थी। तुम, हाँ तुम छोटी लड़की! उसने अचानक बिस्तर पर लेटी महिला की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उसकी उंगली उसकी नाक की ओर थी और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ छलक रहा था। मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए सब कुछ किया है। गोलियां दी, हर उपाय आजमाया, तकनीकें इस्तेमाल की, नाम लो, मैंने सब किया है। और फिर भी तुम नहीं जागती? सच में, अगर तुम जल्दी नहीं जागती तो याद रखना, जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। मुझे चाहे मानो या मानो मैं। उसने अचानक खुद को रोका। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींची हुई थीं। महिला वैसे ही शांत पड़ी रही। उसके चेहरे का स्थिर भाव जैसे जुओ फैन को और ज्यादा चिढ़ा रहा हो। आह, लानत है! उसने अपने बालों को पीछे की ओर झटका और गुस्से से भरी सांस छोड़ते हुए कमरे में फिर चक्कर लगाने लगा। 3 दिन, इस खामोशी और बोरियत के सिवा कुछ नहीं। न साधना न ध्यान। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हारी इस हालत को देखता रहा। और क्यों? कुछ नहीं, कोई नतीजा नहीं। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना उबाऊ है? वह अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसकी नजर फिर महिला पर पड़ी और उसकी भौहें चढ़ गई। फिर उसने दरवाजे की ओर एक नजर डाली, जैसे देख रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। अब देखो लड़की, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं संत नहीं हूं और नहीं संत बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं एक पिता हूं, और एक पिता के तौर पर मेरे बेटे के सामने मेरी छवि साफ होनी चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि उसका बाप किसी नाजुक औरत पर अपना आपा खो बैठा। वीर छवि बनाए रखनी है। उसकी आवाज अब धीमी और चंचल हो गई थी। वह शरारती हंसी के साथ बिस्तर के पास झुका। उसकी नजरें महिला के शांत चेहरे पर टिकी थीं। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए एक आखिरी बार कमरे में चारों ओर देखा। ठीक है, मिस, उसने धीरे से कहा। उसकी मुस्कान अब और भी दुष्ट हो गई थी। इसे व्यक्तिगत मत लेना। सिर्फ 2 थप्पड़ और कुछ नहीं। हो सकता है कि इससे तुम्हें होश आ जाए, या शायद मुझे ही सुकून मिल जाए। किसी भी तरह से हम दोनों का भला होगा, है ना? है ना? उसने अपना हाथ उठाया। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। पहला थप्पड़ देने की तैयारी में उसकी हल्की हंसी कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। छी! जुओ फैन ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ अपने हाथ पर थूका और उसे रगड़ते हुए गोल घुमाया। फिर उसने लड़की के नाजुक गालों की ओर ताली ठोकने के लिए हाथ बढ़ाया। जुओ फैन ने इस थप्पड़ में ताकत नहीं लगाई। ये तो बस उसके बेचैन दिल की भड़ास निकालने के लिए था। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि औरत का सिर ही धड़ से अलग हो जाए। हालांकि उसकी ताकत के बावजूद हवा का झोंका इतना तेज था कि लड़की के काले बाल हवा में लहराने लगे। अगर ये थप्पड़ सच में जोर से पड़ा होता तो उस खूबसूरत चेहरे पर 2 साफ साफ हथेली के निशान पड़ जाते। लेकिन जुओ फैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 2 थप्पड़ और मामला खत्म। उसने खुद से बुदबुदाते हुए अपनी हरकत को सही ठहराया।
लेकिन जैसे ही उसकी हथेली लड़की के चेहरे के पास पहुंची, लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी गहरी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। चुओफैन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका हाथ हवा में ठिठक गया, बीच में ही रुक गया। अरे! उसने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही लड़की ने उसकी कलाई को इतनी ताकत से पकड़ लिया कि वह चुओफैन को आधा घुमाकर सीधा बिस्तर पर पटक दिया। धप! फिर बिना कोई मौका दिए लड़की ने खुद को पलटकर उस पर दबा लिया, उसके गले को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं। तुमने अभी कहा क्या था? उसने दांत पीसते हुए पूछा, अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए। किसे मारने की बात कर रहे थे तुम, हाँ? चुओफैन, जो अभी भी सदमे में था, हक्का बक्का पड़ा हुआ उसे देखता रह गया। उसकी आवाज में अब कोई शरारत नहीं थी, केवल बेकसूर लहजे में फुसफुसाने की कोशिश करता हुआ लड़खड़ाया। उस समय महिला ने जरा भी शत्रुता नहीं दिखाई। चुओफैन ने कुछ सोचे बिना ही उसे बिस्तर पर गिरने दिया। अब वह चौड़े गद्दे पर सीधा लेटा था, महिला के वजन से दबा हुआ। उसकी नाजुक सी दिखने वाली सख्त चेहरे को देखकर उसका दिमाग उलझ गया और अचानक उसके मुंह से निकला, तुम जाग रही हो? कब से? महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी आंखें सिकोड़ते हुए व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हम निराश करने के लिए माफ करना। मैं तो कल से ही जाग रही हूं। उसके शब्द जुओफैन को किसी थप्पड़ की तरह लगे, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और उसके कटाक्ष को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी, वह पूरे एक दिन से होश में थी। चलो, शुक्र है उसने जियाओ संजी के साथ मेरी बात नहीं सुनी। खेल अभी जारी रह सकता है। लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हो रहा था। शुरुआत में उसने सोचा था कि वह खुद को इस महिला का रक्षक दिखाकर उससे जानकारी निकाल लेगा, लेकिन अब तो वह उसे अपना दुश्मन समझ बैठी थी। अगर उसने सीधे हमला नहीं किया तो वही बहुत बड़ी बात होगी। उससे कोई जानकारी खींचने की उम्मीद तो अब दूर की कौड़ी लग रही थी। ये गुस्सैल जल्दबाजी सच में शैतान का काम है, उसने दिल में छल्लाते हुए सोचा। मैंने क्यों बिना सोचे समझे ये चाल चली? एक हल्की मुस्कान के साथ चुओफैन ने अपने सिर को झटका दिया और उसकी तरफ देखा। महिला अब भी उस पर बैठी हुई थी। उसकी जलती हुई आंखें जुओफैन के असहजता को और बढ़ा रही थीं। उसने हल्के फुल्के स्वर में पूछा, मिस, अगर आप इतनी देर से जाग रही थीं, तो बेहोश होने का नाटक क्यों? महिला ने नाक सिकोड़ते हुए तीखे स्वर में जवाब दिया, अगर मैं उसी वक्त उठ बैठती तो कैसे पता चलता कि मेरे आसपास के लोग दोस्त हैं या दुश्मन? ऐसे दो ही लोग होते हैं जो अपनी हिफाजत कम कर देते हैं। एक जो मानते हैं कि आप मर चुके हैं और दूसरा जो मानते हैं कि आप बेहोश हैं। उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान आई और वह थोड़ा झुक गई। उसके चेहरे पर ऐसा आत्मसंतोष था जैसे उसने कोई खेल जीत लिया हो। तुम्हें ही देख लो, एक बेहोश इंसान पर हमला करने वाले भले आदमी तो नहीं होते। अगर मैं बेहोश होने का नाटक न करती तो तुम्हारी असली फितरत कैसे देख पाती? चुओफैन ने उसकी बात पर गुस्से में दांत भींच लिए, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए एक कड़वी मुस्कान बनाई। मिस, मानना पड़ेगा कि आप गजब की समझदार और होशियार हैं। आपकी सूझबूझ और अनुभव वाकई काबिले तारीफ है। महिला का चेहरा गर्व से चमक उठा। उसने अपनी गर्दन तानकर कहा, अरे ये तो है, मैं इतनी भोली बनकर जिंदा नहीं रहती। डोंगजो में हमें। वह अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में सतर्कता झलकने लगी, जैसे उसे एहसास हुआ कि उसने ज्यादा बोल दिया। चुओफैन ने उसकी झिझक को भांप लिया और तुरंत अपने लहजे को हल्का कर लिया। वह बिल्कुल सामान्य स्वर में बोला, ओह, मैं समझ गया। आप जैसी होशियार और निपुण महिला तो किसी बड़ी जगह से ही आई होगी। डोंगजोउ जैसे इलाके में आपकी जैसी प्रतिभाओं की भरमार होगी, है ना? उसकी आंखों में फिर से शक उभरा। उसने कड़कते हुए कहा, तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? कहीं तुम मेरे बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? चुओफैन ने जल्दी से अपने हाथ हवा में उठा दिए और डरपोक बनने का नाटक करते हुए बोला, नहीं, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था। अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। सच में मेरी कोई जरूरत नहीं। महिला ने उसे तीखी निगाहों से देखा, जैसे उसका हर इरादा भांपने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद वह थोड़ा शांत हुई, लेकिन कमरे का तनाव अभी भी वैसा ही था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज ने पूरे कमरे में सन्नाटा तोड़ दिया। बैंग बैंग बैंग। जुओफैन का दिल उछल पड़ा।
उसके चेहरे पर असमंजस की लकीरें उभर आईं। ये कौन हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। हम तो अभी अभी इस शहर में आए हैं। क्या क्या ये तीसरा बेटा हो सकता है? महिला ने तुरंत अपने हाथ कस दिए। जुओ फैन की गर्दन पर उसकी पकड़ अचानक इतनी मजबूत हो गई कि हड्डियों की चरमराने की आवाज सुनाई दी। हिलना मत। उसकी आवाज में खौफ और घबराहट की झलक साफ थी। जुओ फैन की आंखें लाल पड़ने लगीं। उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लड़की जरा धीरे, मेरा गला घोंट दोगी? महिला की आंखों में गुस्से और सतर्कता का भाव स्पष्ट था। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। तुम्हें बस बेहोश कर देना चाहिए, लेकिन गला घोंटना भी बुरा नहीं होगा। दरवाजे की दस्तक जारी थी। महिला की नजर दरवाजे की ओर गई। उसकी सांसें तेज हो गई। अगर ये वही लोग हुए तो? उसने बुफैन ने अपनी जान बचाने की खातिर हाथ जोड़ लिए। सुनो, मैं एक कीमियागर हूं। मैंने तुम्हारी चोटें ठीक की हैं। मुझ पर एहसान रखो। महिला के चेहरे पर संकोच की लकीरें उभरी। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की तो अंजाम बुरा होगा। जुओफैन ने तेजी से सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला और उसका बेटा प्राचीन टी अंदर दाखिल हुआ। पिताजी, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, क्या मैं खोलूं? लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के दृश्य पर पड़ी, वह ठिठक गया। जुओफैन अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और महिला उसके ऊपर झुकी थी। महिला का हाथ उसकी छाती पर रखा था। प्राचीन टी की आंखें चौड़ी हो गई। वह समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने भौचक के अंदाज में कहा, हाँ पिताजी, ये वही है ना जो आप कहते थे कि सोने का फायदा उठाओ? लगता है मैं इसे समझ नहीं सकता। खैर, आपको मुबारक हो। जुओ फैन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, अरे रुक, ये वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन प्राचीन टी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हाँ हाँ, मैं सब समझता हूँ, मजे करो पिताजी। प्राचीन तीन लिंक ने अपने चेहरे पर वही उदासीन भाव रखा, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। वह आराम से कमरे से बाहर चला गया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। यह बच्चा, क्या मतलब है? जुओ फैन ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। महिला, जो अब भी बिस्तर पर जुओ फैन को दबाए हुए थी, एक पल के लिए ठिठकी। उसने हैरान नजरों से उसे देखा। जुओ फैन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लड़की, तुम्हारी परिपक्वता तो एक बच्चे से भी कम है। तुम्हें नहीं लगता कि हम इस स्थिति में कुछ ज्यादा ही अभद्र लग रहे हैं? अभद्र? महिला की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। वह इस बात पर ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन जब उसने अपने और जुओ फैन की मौजूदा स्थिति पर नजर डाली तो सब कुछ साफ हो गया। उसका चेहरा अचानक सुर्ख लाल हो गया। उसने गुस्से में सांस ली और झल्लाते हुए बोली, ये क्या बकवास है? तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? जल्दी उतर जाओ। जुओ फैन ने अपनी आंखें घुमाई और एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बहन, मैं तुम्हारे बिस्तर पर कैसे आ सकता हूँ? क्या तुमने खुद मुझे यहाँ नहीं खींचा था? और अब तुम कह रही हो कि मैं नीचे उतरूं? लेकिन कैसे? तुम तो मुझे दबाए हुए हो। महिला हड़बड़ा गई। ओह हाँ हाँ, सही कह रहे हो। वह घबराहट में जल्दी से खड़ी हो गई और बिस्तर से बाहर कूदने की कोशिश करने लगी। जुओ फैन उसे शांत नजरों से देख रहा था, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। लेकिन घबराहट में महिला ने चादरों में अपना संतुलन खो दिया। वह डगमगाई और अगले ही पल वह बिस्तर से गिर गई, सीधे जुओ फैन के सिर पर। जुओ फैन, जो अब तक नाटक कर रहा था कि वह पूरी तरह से बेबस है, अचानक अपनी जगह जम गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ उसकी ओर गिर रहा है। वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका जब तक कि वह चीज उसके सिर पर नहीं लगी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उसकी नाक के पास एक मीठी खुशबू आई, होठों पर एक कोमल एहसास और मिठास का हल्का स्वाद। महिला का चेहरा उसके चेहरे के ठीक पास था। उनकी आंखें एक दूसरे से मिलीं, इतनी करीब कि वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनके गाल एक साथ गुलाबी पड़ गए। तभी कमरे में प्राचीन तीन लिंक की आवाज गूंजी। पिताजी, बाहर कुछ लोग आए हैं, क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए? महिला ने चौंक कर अपनी स्थिति देखी और फिर जुओ फैन की ओर। वह तुरंत उछलकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी चाल और भी अजीब हो गई। जुओ फैन ने माथे पर हाथ मारा। तुम जाओ और दरवाजा खोल लो, बस मुझे और परेशान मत करो। ठीक है, ठीक है,
तीन लिंक ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। महिला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बिस्तर के कोने पर बैठते हुए अपनी आंखों को पोंछा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह सब तुम्हारी गलती है? जुओ फैन भी असहज महसूस कर रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अरे ये मेरी गलती कैसे हुई? तुमने मुझे खींचा और फिर खुद गिर गई। महिला ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गई, उसे पीछे छोड़कर। जुओ फैन ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर वापस गिरते हुए बड़बड़ाया, सच में नाश्ता तक नहीं किया और दिन ऐसा शुरू हुआ। इस समय अचानक हवा में एक हल्की सी सीटी गूंजी और एक झटके में एक नीलम की लंबी तलवार जुओ फैन के गले पर मजबूती से टिक गई। महिला का चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमाया हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने दांत भींचते हुए कहा, तो वह मेरा पहला चुंबन था। तुमने हिम्मत कैसे की इस लड़की के साथ इतनी बेशर्मी से पेश आने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जुओ फैन ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए और आंखें चौड़ी करते हुए घबराने का नाटक किया। रुको, रुको, तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस वहां लेटा हुआ था और ये तुम ही जिसने जिसने पहल की थी। चलो, जरा सोच समझकर बात करो। और हाँ, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई है। वह कुछ कदम पीछे हट गया, अपने चेहरे पर नकली हैरानी का भाव लाते हुए। थोड़ी सी कृतज्ञता दिखाने में कोई नुकसान नहीं होता लड़की। महिला हिचकिचाई, उसकी आंखों में गहरी उलझन और गुस्सा साफ छलक रहा था। यह उसकी आवाज टूटी हुई सी लगी, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर रही हो। फिर उसने अचानक अपनी तलवार को और जोर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता चमक उठी। मुझे परवाह नहीं है। तुमने मेरा अपमान किया है और अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जुओ फैन ने अपनी हल्की मुस्कान को धीरे धीरे फीका होते हुए महसूस किया। उसकी आंखों में हल्की ठंडक छलकने लगी। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, तुम सच में नहीं जानती कि कब रुकना है ना? उसका स्वर अचानक नरम हो गया, लेकिन उसमें ऐसी गंभीरता थी जिसने माहौल को भारी बना दिया। सुनो, मैं तुम्हारे साथ लड़ने या बहस करने नहीं आया हूं, लेकिन अगर तुम इस नाटक को और खींचोगी तो ये तुम्हारे ही लिए अफसोस की बात बन जाएगी। इसलिए नहीं कि मैं कुछ करूंगा, बल्कि इसलिए कि तुम खुद इस बेकार के गुस्से पर पछताओगी। उसने अपने कंधे से अपने चिन्ह की हल्की चमक को देखा और एक पल के लिए आंखें मूंद लीं। उसके मन में विचार कौन था? मुझे इस लड़की के सहयोग की जरूरत है, लेकिन यह अहंकार, इसे संभालने का कोई और तरीका खोजना होगा। उसने उसकी ओर वापस देखा। अब उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसमें कोई क्रोध नहीं झलक रहा था। देखो, स्वर्ग ने हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका दिया है। तुमने जो रास्ता चुना है वह मुश्किलों से भरा है। इसे और मुश्किल मत बनाओ। महिला ने पलकों को झपकाते हुए उसे देखा। उसकी आवाज और रवैये में अचानक बदलाव से वह स्तब्ध रह गई। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई और तलवार हल्की नीचे हुई, लेकिन उसकी नाराजगी अब भी शांत नहीं हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति न केवल उसका जीवन बचाने वाला था, बल्कि उसे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी था जितना वह समझ पा रही थी।